हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत हमें 8 सितंबर 1979 से दिखाई जाती है, जहां पर हम डॉक्टर मार्टिन को देख सकते हैं। साथ ही वहां पर हम काफी सारे 11 जैसे और बच्चों को भी देख सकते हैं, जिनमें से नंबर 10 को मार्टिन अपने साथ टेस्ट के लिए ले जाते हैं। और साथ ही उसी टेस्ट के दौरान नंबर 10 उन्हें ये बताता है कि किसी ने नंबर 6 और उनकी टीचर को मार दिया है, जिसके बाद उन्हें कोई हार्म कर नंबर 10 को भी मार देता है। और जब उन्हें वापस होश आता है तो उन्हें ये पता चलता है कि वहाँ पर ऑलमोस्ट सभी लोगों की मौत हो गई है, जिन्हें और किसी ने नहीं बल्कि 11 ने ही मारा है। जिसके बाद ये सीन प्रेजेंट में आता है और हम 11 को देखते हैं, जो हमें विल, जॉयसी और जोनाथन के बारे में बताती है। जैसे कि विल आजकल पेंटिंग में ही बिजी रहता है और जॉयसी को एक न्यू जॉब मिला है जो वो घर से ही करती है। साथ ही बात करें जोनाथन की, तो वो अपने नए दोस्त आर्गल के साथ वीड वगैरह जैसी चीजें इस्तेमाल करता है। जिसके बाद हमें 11 ये भी बताती है कि जल्द ही स्प्रिंग ब्रेक आने वाले हैं। और दूसरी तरफ हम माइक को देख सकते हैं, जो 11 का दिया हुआ वही लेटर पढ़ रहा है। और साथ ही उसके लेट होने से नैन्सी काफी चिड़ी हुई है। जिसके बाद हम डस्टी बन को देख सकते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड सूजी से अपने मार्क्स ठीक करवा रहा है। और हम ये भी देख सकते हैं कि रॉबिन और स्टीव एक साथ है, जो दोनों ही रिलेशनशिप बनाने में काफी कमजोर है। और बात करें मैक्स की, तो वो उसके भाई की मौत के बाद सभी लोगों से थोड़ी कट सी गई है। और साथ ही हम लूकस को भी देख सकते हैं, जो एक फुटबॉल टीम में है। और साथ ही मैक्स और उसका रिलेशन थोड़ा ठीक ठाक नहीं चल रहा। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि आज रात लूकस का फाइनल मैच है, जिसके साथ साथ उनकी टीम मेंबर यानी कि हेल फायर की मीटिंग भी है। जिस चीज को सुन माइक और डस्टिन काफी चिढ़ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लूकस जब उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है, फिर भी वो दोनों उसकी नहीं मानते। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि जॉयसी को रशिया से एक पार्सल आया है, जिसमें उसे एक डॉल मिलती है। और बात करें 11 की, जिसने अपना स्कूल में नाम जेन बताया है। और साथ ही जब वो अपनी असाइनमेंट का प्रेजेंटेशन दे रही होती है, तो उसी दौरान एंजेला नाम की लड़की उसे काफी बुली करती है। और बात करें मैक्स की, जिसका भी पढ़ाई में ध्यान नहीं है, जिस बारे में उसकी टीचर जब उससे बात कर रही होती है, तो हमें पता चलता है कि अभी भी उसे उसके भाई के नाइटमेयर्स आते हैं। और साथ ही हम देख सकते हैं कि उसका और लूकस का ब्रेकअप हो चुका है। और उसी दौरान हमें क्रिसी नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे दिन में अपनी मॉम के अजीब से इल्यूजन आते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डस्टिन और माइक अपने हेलफायर की लीडर यानी कि एडी से बात करने में काफी कतरा रहे हैं। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि एडी एक बैडएस कैरेक्टर है। साथ ही वो उन दोनों को हेलफायर के फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि नैन्सी और जोनाथन की ठीक ठाक बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि जिस लड़की क्रिसी को नाइटमेयर आ रहे थे, उसकी दोस्ती एडी के साथ हो जाती है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि 11 के ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे और साथ ही एंजेला उसे बुली भी करती है, जिस चीज से चिढ़कर वो जब अपनी पावर इस्तेमाल करने जाती है, तो उसे ये याद आता है कि उसके पास पावर नहीं है, जिस कारण सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। और वहाँ से एंजेला को टीचर अपने साथ ले जाती है। फिर हम जॉयसी को देख सकते हैं, जो उस डॉल के बारे में जब मरी को बताती है, जो उसे उस डॉल को तोड़ने का इंस्ट्रक्शन देता है। और उस डॉल को तोड़ने के बाद जॉयसी को उसमें से एक लेटर मिलता है, जो लेटर और किसी का नहीं बल्कि हॉपर का है। और बात करें डस्टिन और माइक की, उनके हेल फायर क्लब के लिए एक मेंबर मिल गया है, जो और कोई नहीं बल्कि एरिका है, जो एडी से मिलने के बाद उसकी बातों बातों में ही काफी छुट्टी कर देती है। फिर हम देख सकते हैं कि लूकस माइक और डस्टिन के न आने से काफी नाखुश है, लेकिन फिर भी उसके जरिए वो लोग मैच जीत जाते हैं। और साथ ही माइक भी लूकस का वो मैच सुन रही होती है। और मैक्स के पास ही के घर में हम देख सकते हैं कि एडी भी रहता है, जो अपने घर में अपने साथ क्रिसी को ले आया है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि क्रिसी को फिर से वही सारे इल्यूजन दिखाई देते हैं, जिस इल्यूजन में वो अपनी मॉम को इमेजिन करती है। और हम देख सकते हैं कि एक अजीब सा क्रिएचर उसकी तरफ बढ़कर उसे यही कहता है कि तुम्हारी सफरिंग खत्म हुई। और जब एडी क्रिसी से बात करने की कोशिश करता है, तो उसे हम ऐसे ही खड़ा हुआ देखते हैं, जो उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती, यानी कि क्रिसी वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि वो क्रिएचर उसे मार देता है, जिसकी मौत
मौत को खड़ा एडी देख काफी शॉक हो जाता है। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत हमें हॉपर को दिखाकर की जाती है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उस धमाके में हॉपर की मौत नहीं हुई थी। और फिर हम मैक्स को देखते हैं जो अपने नाइटमेयर से जगती है, जिसके बाद वो काफी सारे पुलिस वाले को एडी के घर में जाता हुआ देखती है, जहाँ पर वो सभी क्रिसी की बॉडी देख काफी हैरान है और साथ ही मैक्स भी। लेकिन उस सिचुएशन से पुलिस वाले उसे भगा देते हैं। फिर हम 11 को देख सकते हैं जिससे मिलने के लिए माइक आया हुआ है। साथ ही हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि विल इतने महीनों से जो पेंटिंग बना रहा था, वो पेंटिंग वो माइक को देने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर रुक जाता है। और उन सभी के बीच हम एक ऑकवर्ड सा साइलेंस भी नोटिस कर सकते हैं, जिस बारे में वो सभी बातचीत नहीं करते। और हम ये भी देख सकते हैं कि 11 ने माइक को ये झूठ कहा है कि उसके यहाँ पर काफी सारे दोस्त हैं। और जब वो सभी घर के लिए निकलते हैं तो उसी दौरान हम मरी को भी देख सकते हैं जो जॉयसी से मिलने के लिए पहुँच चुका है। जिसके बाद हम स्टीव और रॉबिन को देख सकते हैं, जहाँ पर रॉबिन स्टीव को ये कंफर्म करती है कि उसने काफी सारी लड़कियों को डेट्स कर चुका है, लेकिन उसे पता नहीं क्या करना है। और रही बात रॉबिन की, तो उसे जो लड़की पसंद आई है उसमें उतनी करेज नहीं है कि वो उससे जाकर बात कर सके। जिसके बाद उन्हें टीवी पर उसी हॉकिंस स्टूडेंट की बॉडी के बारे में पता चलता है। फिर हम देख सकते हैं कि इस बारे में क्रिसी के बॉयफ्रेंड और लूकस को भी पता चला है, लेकिन उन्हें टीवी में स्टूडेंट का नाम नहीं पता चला। और साथ ही हम देखते हैं कि मैक्स वहाँ से निकल डस्टिन के पास जाती है, उसे यही बताते हुए कि कल रात उसने एडी को काफी डरा हुआ देखा था और साथ ही उसी दौरान उसने लाइट के फ्लक्चुएशन को भी देखा था। और साथ ही डस्टिन और मैक्स का ये मानना है कि मे बी एडी ने ही उसे मारा होगा या फिर से वही चीज वापस आ गई है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर एडी को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। और साथ ही हम मरी को देख सकते हैं जो जॉयसी के पास आकर उसे यही कहता है कि इस लेटर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हमें ये पता चले कि हॉपर जिंदा है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी बातों पर जॉयसी भरोसा नहीं करती और उसे यही कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि हॉपर जिंदा है, क्योंकि उस लेटर में हम एक नंबर को भी देख सकते हैं जिस पर उन्हें कॉल करना है। साथ ही उस लेटर में एनजो नाम लिखा हुआ है, जिस नाम के रेस्टोरेंट में हॉपर और जॉयसी डेट के लिए गए हुए थे। लेकिन हम देख सकते हैं कि मरी उसे यही चीज बताता है कि उस रात हॉपर में भी इवोपरेट हो गया था और अगर वो जिंदा था तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि रशियन तुम्हें या फिर हमें ढूंढ नहीं पाए। यानी कि मरी की तरफ से ये क्लियर है कि हॉपर मर चुका है, लेकिन जॉयसी अभी भी उम्मीद लगा कर बैठी है। जिसके बाद वो दोनों उसी नंबर पे कॉल करने का डिसाइड करते हैं। और फिर से हमें हॉपर दिखाया जाता है जब वो उस सिचुएशन से बच गया था तो कुछ रशियंस उसे अपने साथ ले गए थे और उसे टॉर्चर कर जॉयसी की फोटो दिखाकर उसी के बारे में पूछ रहे थे, जिस कारण जब उसने नहीं बताया तो उन रशियंस ने उसे मारने तक की कोशिश की। और फिर से आए हॉकिन की तरफ तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ पुलिस वाले क्रिसी के बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए आए हैं, जहाँ पर क्रिसी को ये पता चलता है कि कल रात क्रिसी एडी के साथ थी, वो भी कुछ ड्रग्स लेने के लिए। लेकिन पुलिस वालों की उन बातों पर वो विश्वास नहीं करता, जिस कारण वो अपने दोस्तों को बुलाकर यही डिसाइड करता है कि वो लोग एडी को ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि उन लोगों का ये मानना है कि क्रिसी को और किसी ने नहीं बल्कि एडी ने ही मारा है, वो भी उन लोगों के हेलफायर के ग्रुप के कारण। क्योंकि उन लोगों का ये भी मानना है कि वो हेलफायर ग्रुप किसी तरह के ब्लैक मैजिक को सर्व करता है। लेकिन उनकी वो बात को क्लियर करता हुआ लूकस जब उन्हें ये बताता है कि हेलफायर ग्रुप D&D का है, यानी कि डंजन्स और ड्रैगन का, जहाँ पर वो सभी बैठकर वो गेम खेलते हैं। लेकिन जब वो लोग उससे ये पूछते हैं कि तुम्हें इन सारी बातों के बारे में कैसे पता, तो वो उन लोगों को यही कहता है कि उसकी बहन वो सारी चीजों में शामिल है। जिसके बाद वो सभी मिलकर यही डिसाइड करते हैं कि वो लोग एडी को ढूंढ उसे खत्म कर देंगे या फिर उसे पुलिस के हवाले कर देंगे, क्योंकि अगर वो लोग किसी तरह का रिचुअल कर रहे हैं तो वो लोग फिर से किसी और को मारने की कोशिश भी करेंगे। जिसके बाद हम नैन्सी को देखते हैं जो अपने पार्टनर को लेकर उसी लोकेशन पर पहुंचती है, पुलिस को ये झूठ बोलते हुए कि वो मैक्स यानी कि अपनी दोस्त से मिलने के लिए आई हुई है। और उसकी वो बात सुन पुलिस वाले उसे उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जाने के लिए दे देते हैं। और साथ ही उसी दौरान हम ये नोटिस कर सकते हैं कि नैन्सी के साथ आए हुए उस शख्स को भी दिन में अजीब तरीके के इल्यूजन दिखाई दे रहे हैं और वो पुलिस वाला उसे किसी तरह के एक्सीडेंट के कारण उसे मर्डरर बुला रहा होता है। और साथ ही वो पुलिस वाला अजीब सा भी दिखना शुरू हो जाता है। और बात करिए 11 की, तो जब वो माइक को अपने साथ एंजॉय करने के लिए ले जाती है तो उसी दौरान विल उसे यही कहता है कि अच्छा होगा अगर तुम माइक को सारी चीजें सच बता दो। लेकिन हम देखते हैं कि 11 उसे नहीं बताती और उसी दौरान हम एंजेला को वहीं पर आता हुआ देखते हैं,
जो 11 को अपने साथ ले जाती है, साथ ही माइक से भी मिलती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो 11 के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती और फिर से उसे बुली करती है, जिस कारण 11 उन सारी चीजों से टूटकर उस सिचुएशन से निकल जाती है। और हम ये भी देख सकते हैं कि विल सारा सच माइक को बता देता है। और हम ये भी देख सकते हैं कि उस केस को संभालने के लिए न्यू लेफ्टिनेंट को हायर किया गया है, जिसका नाम कॉलिन सुलीवन है। और साथ ही बात करें मरी और जॉयसी की, तो वो लोग जब उस नंबर पर कॉल करते हैं तो सामने वाला शख्स उन्हें यही बताता है कि हॉपर किसी तरह की सिचुएशन में फंसा हुआ है, जिस कारण उन लोगों को कुछ पैसे देने होंगे। तो वो ऑफिसर हॉपर को उस सिचुएशन से छुड़ा के उन लोगों के पास भेज देगा, जिसके लिए वो उन्हें 2 दिन का समय देता है और साथ ही वापस उस नंबर पे कॉल करने के लिए मना करता है। और उसी दौरान उन लोगों को पीछे से किसी शख्स की आवाज आती है, जिसे क्रैक करते हुए मरी उसे यही बताता है कि हॉपर किसी तरह की फैसिलिटी में है और एंजो वहाँ का गार्ड है। तो किसी तरह हॉपर ने उसे ब्राइब कर उन लोगों तक अपना मैसेज पहुँचा दिया है। जिसके बाद हम डस्टिन और मैक्स को देख सकते हैं, जो एडी को ढूंढने के लिए रॉबिन और स्टीव के पास मदद के लिए गए हैं, जहां हम देख सकते हैं कि रॉबिन अपना दिमाग चलाकर एडी की लोकेशन ढूंढ लेती है। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि हॉपर को किस तरह उस फैसिलिटी में पहुंचाया गया है, यानी कि जब रशियंस उसे मारने की कोशिश कर रहे थे तो उसकी मौत नहीं हुई, जिस कारण उनमें से एक रशियन ने अपना प्रॉपर बदला निकालने के लिए उसे हेल जैसी जगह, जिसका नाम कमचाका है, उस जगह पर भेज दिया है। जिसके बाद हम नैन्सी को देख सकते हैं, जो एडी के अंकल से बात करती है और उसे एक शख्स का नाम पता चलता है, जिसका नाम विक्टर क्रेल है, जिसने अपनी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, साथ ही अपने बच्चे और बीवी तक को नहीं छोड़ा। और जब पुलिस को उनकी बॉडी मिली तो वो बॉडी सेम उसी लड़की की तरह थी, जिस कारण पुलिस वाले ने उसे पकड़ के पेनहर्स्ट के असाइलम में डाल दिया था। और साथ ही उनका ये मानना है मे बी वो उस असाइलम से भाग आया है और वही ये सारे मर्डर कर रहा है। और उसी दौरान हम ये भी देख सकते हैं कि नैन्सी के साथ आया हुआ शख्स जंगलों की तरफ बढ़ता जा रहा है, जहाँ पर उसे ग्रैंडफादर क्लॉक दिखती है, ठीक क्रिसी की तरह। और साथ ही कुछ लोग जो अजीब से क्रिएचर में बदल के उसे मर्डरर बुला रहे होते हैं और वो उस सिचुएशन से भाग जाता है। फिर बात करें माइक और विल की, तो हम देख सकते हैं कि विल माइक को यही कहता है कि वो उस पर ध्यान ही नहीं देता। साथ ही उसने ये पूरे साल उसे कॉल भी नहीं किया, जो चीज उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन हम देखते हैं कि माइक वो सारी बातचीत नहीं करना चाहता और वो उसे 11 को ढूंढने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि 11 जो एम्प्लॉय रूम में छुप कर बैठी थी, वहाँ से निकल एंजेला के पास जाती है और उसे खुद को सॉरी कहने के लिए कहती है। लेकिन एंजेला जब उसे सॉरी नहीं कहती और उसके डैड का मजाक उड़ाती है, तो वो स्केटिंग लेकर उसकी नाक तोड़ देती है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि उसे फिर से मार्टिन याद आ रहा है। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि डस्टिन, मैक्स, स्टीवन और रॉबिन ने एडी को ढूंढ लिया है। और जब एडी उन लोगों को सारी सिचुएशन बताता है तो वो लोग उसकी बातों पर भरोसा करते हैं और उसे यही सच बताते हैं कि ये सारी चीजें पॉसिबल है। और साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि हॉकिंस के नीचे एक और दुनिया बसी हुई है और वहाँ पर जो शख्स रहते हैं वो गोश्त से भी ज्यादा खतरनाक है, और अगर वो चीज फिर से वापस आ रही है तो उन्हें जानना जरूरी है। जिसके बाद हम नैन्सी को देख सकते हैं, जो अपने पार्टनर को ढूंढ रही है, जिसे नहीं मिलने के कारण वो पुलिस वालों को उसे ढूंढने के लिए कहती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि तब तक काफी देर हो चुकी होती है और वो अजीब सा क्रिएचर पहुंचकर नैन्सी के पार्टनर को मार देता है, ठीक क्रिसी की ही तरह। और साथ ही हम देख सकते हैं कि एडी का ये मानना है कि मे बी क्रिसी किसी तरह के स्पेल या कर्स से जूझ रही थी, जो कर्स वैकना का हो सकता है, जिसका एक्सप्लेनेशन डस्टिन अपने दोस्तों को यही देता है कि वैकना एक अनडेड क्रिएचर है जिसके पास ग्रेट पावर है, जिसे वो लोग डार्क विज़र्ड भी कह सकते हैं। जिसके बाद हम उसी क्रिएचर को देख सकते हैं जो किसी घर में बैठा है, और मे बी उस घर को देखकर हम ये कह सकते हैं कि वो घर विक्टर क्रिल का है, यानी कि क्रिल हाउस। थर्ड एपिसोड की शुरुआत हमें सैम से दिखाई जाती है, जिसे पूछताछ करने के लिए सुलीवन आए हुए हैं और उन्हें ऐसा ही लगता है कि वो सारी मौतें जो हॉकिंस में हो रही हैं, वो और कोई नहीं बल्कि 11 कर रही है, जिसमें सैम उनका साथ दे रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि सैम के घर की तलाशी लेने पर भी सुलीवन को कुछ भी नहीं मिलता, और साथ ही सैम का ये भी मानना है कि हॉकिंस में कोई ऐसी चीजें हो रही हैं जिसका सामना मिलिट्री नहीं कर सकती। और फिर हम 11 और बाकी सभी को घर जाता हुआ
देखते हैं, जहाँ पर जाकर उन लोगों को ये पता चलता है कि मरी और जॉयसी किसी बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हैं। जिस बात को सुन सभी लोग काफी कंफ्यूज है, लेकिन हम देख सकते हैं कि उस टेबल से उठकर 11 वापस अपने रूम में जाके वही सारी मार्टिन की बातों को याद कर रही होती है। जिसके बाद हम उसी क्रिएचर को देख सकते हैं और उसे देख हमें ऐसा ही लगता है कि वो प्रॉपरली अपसाइड डाउन की दुनिया में है, जो किसी तरह की चीज के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है। और हम क्रिस्टी के बॉयफ्रेंड को भी देख सकते हैं, जो एडी को ढूंढने के लिए अपनी टीम ले जा रहा है, जिसके साथ लूकस जाने के लिए भी रेडी है। जिसके बाद हम डस्टिन को देख सकते हैं, जो फिर से सभी लोगों को लेकर एडी के पास पहुंचा है और वो लोग उसे यही बताते हैं कि पुलिस ने अभी तक तुम्हारा नाम पब्लिकली रिलीज नहीं किया है, साथ ही अगर कुछ लोगों को उस बारे में पता चला तो वो लोग तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहे होंगे, जिस कारण उन लोगों को वेकना को ढूंढ के उसे मारना होगा। जिस बात को सुन एडी थोड़ा हैरान होता है, लेकिन रॉबिन उसे यही समझाती है कि वो लोग ये सारी चीजें पहले भी कर चुके हैं। और फिर हम देखते हैं कि उसी बीच उन लोगों को पुलिस सायरन की आवाज आती है, यानी कि पुलिस को नैन्सी के पार्टनर की बॉडी मिल चुकी है। जिसके बाद वो लोग नैन्सी से पूछताछ कर रहे होते हैं, तो वो उन लोगों को विक्टर को ढूंढने के लिए ही कहती है, जिसकी बातों पर वो लोग भरोसा नहीं करते। और हम देख सकते हैं कि उसे संभालने के लिए वहाँ पर डस्टिन और बाकी सभी पहुँच चुके हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि 11 उन सारी चीजों से काफी अपसेट है, जिसे मनाने के लिए जब माइक उसके पास पहुँचता है तो वो उसे यही कहती है कि सभी लोग मुझे मॉन्स्टर समझते हैं और साथ ही तुम अब मुझसे प्यार भी नहीं करते, जिसका जवाब माइक उसे यही देता है कि ऐसा नहीं है। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि पुलिस के पास जेन के खिलाफ यानी कि 11 के खिलाफ वारंट है और वो लोग 11 को अपने साथ अरेस्ट करके ले जाते हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि मरी और जॉयसी अलास्का के लिए निकल गए हैं। जिसके बाद हम हॉपर को देख सकते हैं, जिसे वही रशियन गार्ड आकर ये बताता है कि उसे आज पैसे मिल जाएंगे और तुम कल यहाँ से फ्री हो सकते हो, और अगर तुमने कल की प्लेन मिस की तो याद रखना कि वो प्लेन तुम्हारे लिए वापस नहीं आएगा। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि नैन्सी और रॉबिन एक साथ विक्टर की कुछ डिटेल लेने के लिए पब्लिक लाइब्रेरी पहुंचते हैं। अब बात करें मैक्स की, तो वो जाकर एक टीचर से बातचीत करती है ताकि वो क्रिसी की थोड़ी बहुत डिटेल उनसे निकाल सके, लेकिन हम देख सकते हैं कि वो टीचर मैक्स को कुछ भी नहीं बताती, जिस कारण मैक्स उनके घर से उनकी ऑफिस की चाबी लेकर स्टीव और डस्टिन को जल्द से जल्द निकलने के लिए कहती है। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि लूकस और उसके दोस्तों को यानी कि क्रिसी के बॉयफ्रेंड को एडी के दोस्तों से ये पता चला है कि डस्टिन को एडी के बारे में पता होगा। जिस दौरान हम देख सकते हैं कि जब एडी के दोस्त लूकस को पहचान उससे बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्रिसी के बॉयफ्रेंड को यही बताता है कि ये सभी मेरी बहन को जानते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल डस्टिन को ढूंढने के लिए उसी के घर की तरफ आते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि लूकस डस्टिन के वॉकी टॉकी से कनेक्ट कर डस्टिन से बात कर पाता है, जहाँ पर डस्टिन और मैक्स उसे एडी की लोकेशन के साथ साथ ये भी बताते हैं कि एडी ने क्रिसी को नहीं मारा है, बल्कि वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, और अगर तुम्हें सारी बातें जाननी है तो तुम्हें स्कूल की तरफ आना होगा। लेकिन लूकस उन लोगों को क्रिसी के बॉयफ्रेंड के बारे में बता पाए उससे पहले ही वो सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और उन्हें देख लूकस वॉकी टॉकी से उनका कनेक्शन कट कर देता है और क्रिसी के बॉयफ्रेंड को ये बताता है कि उसे एडी की लोकेशन मिल चुकी है। और फिर से आए 11 की तरफ, तो पुलिस कस्टडी में हम देख सकते हैं कि वो काफी कंफ्यूज होती है और साथ ही उसे उसके बचपन के ही उन सारे मर्डर्स के विजन आ रहे हैं। जिस बीच हम देख सकते हैं कि जोनाथन, माइक और विल एक लॉयर से बातचीत करते हैं, तो वो उन लोगों को यही बताती है कि वो पुलिस वाले 11 को लेकर जुबिलियन प्रिजन में डाल देंगे, और अगर तुम लोगों को उससे बातचीत करनी है तो तुम्हें तुम्हारी मॉम को ढूंढ कर लाना होगा। साथ ही हम देख सकते हैं कि जब पुलिस वाले 11 को अपने साथ ले जा रहे होते हैं, तो उसी दौरान हम सैम को देख सकते हैं जो 11 को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि जॉयसी और मरी अलास्का पहुंच चुके हैं। और फिर से आए नैन्सी और रॉबिन की तरफ, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि रॉबिन को विक्टर की कुछ डिटेल्स मिली है, जहाँ उन लोगों को ये पता चलता है कि विक्टर का ये मानना कि उसका घर किसी पुराने डीमन से हॉन्टेड है, जिस कारण उसने कुछ प्रीस्ट को बुलाकर उसी के घर में उस डीमन के लिए एग्जॉर्सिज्म किया था। जिसके बाद सभी लोगों को ये पता चला कि मे बी वो डीमन उससे नाराज हो गया, जिस कारण उस डीमन ने उसके सभी घर वालों को मार दिया और उनकी आंखें तक नहीं छोड़ी। जिसके बाद विक्टर ने ये मान लिया कि उस डीमन ने उसे ये पनिशमेंट देकर ऐसे ही छोड़ दिया। जिसके बाद वो दोनों अपना दिमाग लगाते हैं और वो लोग ये मान लेते हैं कि वो डीमन और कोई नहीं बल्कि वेकना है, जिस बारे में वो लोग डस्टिन को भी बताते हैं। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि डस्टिन, स्टीव और मैक्स मिलके मिसेस केटी यानी कि उसी टीचर के ऑफिस में आ पहुँचे हैं, जहाँ उन लोगों को नैन्सी के पार्टनर के साथ साथ क्रिसी की भी फाइल मिल जाती है। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है 11 की तरफ, जो बेड
बैठकर सैम से बात कर रही होती है और सैम उसे ये बताता है कि हॉकिंस पर अब इस बार काफी बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसे खत्म करने के लिए मुझे ऐसा ही लगता है कि हमें तुम्हारी बहुत जरूरत लगेगी, वरना हमने अगर उस चीज को खत्म नहीं किया तो वो धीरे धीरे कर पूरे वर्ल्ड पर अपना कब्जा जमा लेगा। साथ ही कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो चीज हॉकिंस में हो रही है उस चीज की जिम्मेदार तुम हो, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जिस बात को सुन 11 उसे यही बताती है कि उसके पास उसकी पावर नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि सैम उसे यही बताते हैं कि लास्ट इवेंट के बाद उन्होंने अपना सारा टाइम 11 की पावर को रिस्टोर किस तरह करना है उसी पर गुजारा है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि अगर 11 की पावर वापस आ गई तो 11 उस चीज से सरवाइव कर पाएगी, क्योंकि इस बार अगर उसकी पावर रिटर्न आई तो वो पावर ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिटर्न आएगी। जिस बात को सुन हम देख सकते हैं कि 11 रेडी हो जाती है सैम का साथ देने के लिए। साथ ही वो वहाँ से निकल माइक, विल और जॉनथन के पास जाती है। और बात करें लूकस और क्रिसी के बॉयफ्रेंड की तो हम देख सकते हैं कि लूकस ने क्रिसी के बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों को एक दूसरी ही लोकेशन यानी कि हॉपर के पुराने घर पर ले आया है, जहाँ पर वो उन लोगों को ऐसा ही छोड़ उस सिचुएशन से निकल आता है। जिसके बाद हम मैक्स को देख सकते हैं जो जब क्रिस्टी और फ्रेड की फाइल पढ़ रही होती है तो उसे यही पता चलता है कि ये सारे सिम्टम्स उसके साथ भी हो रहे हैं, यानी कि अब वो वैकना मैक्स के पीछे लग चुका है। और हम देख सकते हैं कि वो वैकना मैक्स को आवाज देता है और मैक्स को वही ग्रैंडफादर क्लॉक दिखाई देती है। और साथ ही बात करें उस वैकना की लोगों को हंट करने की तो वो लोगों को उनके नाइटमेयर या फिर पिछले जख्म को खरीद कर उन लोगों को अपना शिकार बनाता है, जिसमें अब मैक्स भी शामिल है। 4th एपिसोड की शुरुआत हमें माइक, विल और जॉनथन से दिखाई जाती है, जहां उन लोगों से बात करने के लिए सैम के कुछ शख्स आते हैं और साथ ही उन लोगों को वही सारी डिटेल्स बताते हैं। और साथ ही उन लोगों को सेफ रखने के लिए वो लोग 2 शख्स को उन लोगों के साथ छोड़कर चले जाते हैं। फिर हम मैक्स को देख सकते हैं जो सभी लोगों को उस ग्रैंडफादर क्लॉक के बारे में बताती है और ये भी कि क्रिसी और फ्रेड को वही सारे विजन आ रहे थे जैसे अब मुझे आ रहे हैं, यानी कि अब वो लोगों को ये पता है कि कल तक मैक्स की मौत हो जाएगी। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि लूकस भी उन लोगों के पास आ पहुंचा है और क्रिस्टी के बॉयफ्रेंड की सारी बातें उन लोगों को बता देता है, लेकिन वो लोग उस बात से अब वरीड नहीं है, क्योंकि उन लोगों के सामने अब उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है जो मैक्स के साथ होने वाली है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि क्रिस्टी का बॉयफ्रेंड लूकस के घर आकर जब उसके बारे में पूछता है तो उसकी मुलाकात वहाँ पर एरिका से होती है, जो उसे बड़े ही प्यार से वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि लूकस का ये मानना है कि अगर 50s के टाइम पर उस वैकना ने उन सभी लोगों को मारा था तो वो इतने सालों से कहाँ छुपा बैठा था। साथ ही अगर वो इतने सालों से छुपा हुआ था तो वो जी कैसे रहा है, जिसकी बातों पर स्टीव रिलेट करता है। लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि नैन्सी एक प्लान ले आई है ताकि वो उस असाइलम में जाकर विक्टर से मिल सके, लेकिन उन लोगों को अभी तक विक्टर से मिलने की परमिशन नहीं मिली है, जिसके लिए उस असाइलम के चीफ को उन लोगों को मनाना होगा। और फिर से आए जॉनथन और उन लोगों की सिचुएशन पे, जहाँ पर जॉनथन का ये दिमाग चलता है कि उन लोगों को उसके दोस्त आर्गल को बुला के इस सिचुएशन से भागना चाहिए, जो एक पिज्जा डिलीवरी का काम करता है। जिसके बाद वो लोग उन शख्स से पिज्जा के लिए कॉल करवाते हैं, यही कहकर कि उन्हें भूख लगी है। लेकिन हम देखते हैं कि पिज्जा डिलीवरी पहुंचने से पहले वहाँ पर कुछ कमांडोज पहुंच जाते हैं और उन 2 शख्स में से एक शख्स को मार देते हैं। और जब आर्गल उस सिचुएशन में वैन लेकर पहुँचता है तो हम देख सकते हैं कि वो एक गार्ड को भी गोली लग गई है, जिसे वो लोग बचाते हुए आगरे की गाड़ी में बैठ वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर से आए मैक्स की तरफ तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो इन सारी चीजों से काफी टूट चुकी है, जिस कारण उसने सभी लोगों के लिए लेटर लिखा है। और वो इस सिचुएशन से निकल अपनी मॉम के पास भी जाती है, जहाँ जाने के बाद हम देख सकते हैं कि उसे उसकी मॉम के रूप में वैकना दिखाई देता है, जिस चीज से डरकर वो वापस कार में आकर बैठ जाती है और उन लोगों को उस सिचुएशन से जल्द से निकलने के लिए कहती है। जिसके बाद हम नैन्सी और रॉबिन को देखते हैं जो असाइलम में पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां जाने के बाद हम देख सकते हैं कि चीफ उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता, जिस कारण रॉबिन ने काफी अच्छा ड्रामा कर उसे विक्टर से मिलने के लिए मना लेती है। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि जॉयसी और मरी उसी शख्स के पास पहुंच चुके हैं जो हॉपर को प्लेन से उन लोगों के पास लाने वाला है, लेकिन हम देख सकते हैं कि हॉपर उस प्रिजन से लोगों को चकमा देकर बड़े ही आसानी से निकल जाता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो शख्स उन लोगों को बिट्रे करता है, जिस कारण वो मरी और जॉयसी को कॉफी में बेहोशी की दवा मिलाकर दे देता है और साथ ही वो उस गार्ड को भी वो पकड़वा देता है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि कुछ रशियन गार्ड मिलकर हॉपर को भी ढूंढ लेते हैं। और फिर से ये सीन मैक्स की तरफ आता
आता है जो सभी लोगों को लेकर बिली की ग्रेव पर जा पहुंची है। लेकिन कार से उतरने के बाद हम देख सकते हैं कि लूकस निकल मैक्स को यही समझा रहा होता है कि तुम मुझसे और तुम्हारे दोस्तों से बात कर सकती हो। जिस बात को सुन मैक्स उसे कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से निकल वो बिली की ग्रेव के पास चली जाती है। जिसके बाद हम नैन्सी और रॉबिन को देख सकते हैं जिनकी मुलाकात विक्टर से होती है और वो लोग उसे यही बताते हैं कि जो चीज ने तुम्हारी फैमिली को मारा था वो चीज अब वापस आ चुकी है। जिस कारण हम देख सकते हैं कि वो उन लोगों को यही बताता है कि मैं 14 साल बाद वॉर से रिटर्न आया था। जिसके बाद उसकी वाइफ के अंकल की मौत हो गई, जिस कारण उन लोगों को एक बड़ा आलीशान घर मिला और वो अपनी फैमिली लेकर उसी घर में शिफ्ट हो गए। और उस घर में जाने के बाद उनकी बेटी एलिस काफी खुश थी, लेकिन उसका बेटा उस घर में किसी की प्रेजेंस महसूस कर सकता था। जिसके बाद उन लोगों ने उस घर में 1 महीना बड़े आराम से काटा, जिसके 1 महीने बाद घर के आसपास कुछ मरे हुए जानवर हमेशा पड़े रहते। और जब उस बारे में उन लोगों ने पुलिस में कंप्लेन की तो पुलिस का यही मानना था कि वो कोई बड़ा जानवर होगा जो ऐसे ही जानवर को मार देता है और आपके लॉन के बाहर छोड़ देता है। लेकिन उन पुलिस वालों की बातों पर विक्टर ने भरोसा नहीं किया और फिर धीरे धीरे उसकी फैमिली को अजीब अजीब से विजन आने लगे, साथ ही नाइटमेयर भी स्टार्ट हो गए। और जब वो सारी चीजें विक्टर के साथ होने लगी तो उसे सच में उन सारी बातों पर विश्वास हो गया, जिस कारण उसने ये सोचा कि मे बी उस सिविल का कोई घर होगा। जिसके लिए वो अपने टॉप रूफ पर गया जहाँ पर उसे किसी की प्रेजेंस तो महसूस हुई, लेकिन उसे वहाँ कोई मिला नहीं। जिसके बाद उसने ये मान लिया कि वो डीमन उन्हीं के घर में कहीं पर छुप कर बैठा है। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद जब उसकी फैमिली बैठकर डिनर कर रही थी तो उस डीमन ने सबसे पहले उसकी वाइफ को मारा। फिर जब वो अपने बच्चों को उस घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था तो वो लोग उस घर के बाहर तो नहीं जा पाए, लेकिन उस दरवाजे को खोलने के बाद विक्टर फिर से वॉर में पहुंच चुका था। साथ ही उसे उस सिचुएशन से निकालने में एक गाने ने मदद की। और जब वो उस इल्यूजन से बाहर आया तो उसने ये देखा कि उसके दोनों बच्चों की मौत हो चुकी है। और उसके बाद उसकी बातों पर किसने विश्वास नहीं किया, जिस कारण उसे असाइलम में डाल दिया गया। और उसने वहीं पर बैठकर ये डिसाइड किया कि वो खुद की भी आंखों को नुकसान पहुंचा देगा और उन लोगों के पास चला जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और असाइलम वालों ने उसे बचा लिया। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि वो लोग उससे और सवाल पूछे उससे पहले ही वहाँ पर उस असाइलम का चीफ पहुँचता है, जिसे ये पता चल गया है कि नैन्सी और रॉबिन ने उसे झूठ कहा था, जिस कारण उसने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है जो कुछ ही टाइम में वहाँ पर पहुँच रही होगी। और फिर ये सीन सीधा शिफ्ट होता है मैक्स की तरफ, जो बैठकर अपने भाई बिली की ग्रेव पर उसे यही बता रही होती है कि उसे यही नाइटमेयर्स आते हैं कि उस रात अगर मैंने तुम्हें धक्का दे दिया होता तो मे भी तुम्हारी जान बच चुकी होती, जिस कारण मैं आज ऐसी नहीं होती और हम दोनों एक साथ एक अच्छे भाई बहन जैसा रह सकते थे। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि उसे एक विजन आया है, जिस विजन में उसे बिली दिखता है जो उसे यही कहता है कि इसी कारण मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ, जिससे वो काफी घबरा जाती है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि स्टीवन मैक्स के पास पहुंच चुका है, क्योंकि मैक्स को उन लोगों के पास लौटने में देर हो चुकी थी। जिसके बाद वो तीनों मिलकर मैक्स को आवाज दे रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और हम देख सकते हैं कि वैकना मैक्स के पीछे लग चुका है। और उसी दौरान हम देखते हैं कि डस्टिन नैन्सी से कांटेक्ट करता है, जो दोनों ही उस पुलिस वालों को चकमा देकर वहाँ से निकल चुके हैं। जिसके बाद जस्टिन को वो लोग कुछ बताते हैं, जिस कारण जस्टिन मैक्स का वॉकमैन ले आता है और आकर लूकस से उसका फेवरेट सॉन्ग पूछता है। जिसके बाद वो लोग उसका फेवरेट सॉन्ग चालू कर उसके कान में उसका वॉकमैन लगा देते हैं। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि मैक्स उस इल्यूजन से अपने दोस्तों को देख रही होती है। जिसके बाद वो वैकना उसे पकड़ यही बताता है कि वो लोग तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तो अच्छा होगा तुम मेरे साथ ही यहीं पर रुक जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि मैक्स उसे नुकसान पहुंचाकर और अपने दोस्तों की सारी अच्छी यादें याद कर उस सिचुएशन से बाहर आ जाती है। 5वें एपिसोड की शुरुआत हमें जोनाथन, माइक और विल की सिचुएशन से दिखाई जाती है, जहाँ पर हम उसी एजेंट को देखते हैं जिसकी ऑलमोस्ट मौत होने वाली है, जो उन लोगों को यही कहता है कि हमें सैम और 11 को बचाना होगा। और उस चीज के लिए जब वो उन लोगों को नंबर दे रहा होता है तो उसी दौरान उसकी मौत हो जाती है, जिस चीज से आगरे काफी घबरा जाता है और वो लोग उस सिचुएशन से बचते हुए निकल जाते हैं। जिसके बाद हम सैम और 11 को देख सकते हैं, जहाँ पर सैम उसे एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ले आया है, जो जगह को कभी मिसाइल्स और बॉम्ब जैसी चीजें रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और वहाँ पर जाने के बाद हम देख सकते हैं कि 11 की मुलाकात और किसी से नहीं बल्कि उसके पापा यानी कि मार्टिन से होती है। और वो उसे यही समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं
मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। लेकिन 11 उस चीज से डरकर उस फैसिलिटी से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ कमांडोज उसे पकड़कर किसी चीज से इंजेक्ट कर देते हैं, जिस कारण वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि एडी नैन्सी से यही कहता है कि उसे खाने के लिए कुछ सामान चाहिए। जिसके बाद नैन्सी और डस्टिन वहाँ से उठकर मैक्स को ढूंढते हैं, जो उन लोगों के घर में बैठी हुई है और कुछ पेंटिंग बना रही है। जिस पेंटिंग को देख नैन्सी का दिमाग चलता है और वो उस पेंटिंग को जोड़कर विक्टर का घर बनाती है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि वो सभी वहाँ पर जाने का डिसाइड करते हैं और फिर हमें माइक, जोनाथन और विल की सिचुएशन दिखाई जाती है, जहाँ पर आग्रे काफी डरा हुआ है, जिसे वो लोग पहले तो शांत करते हैं। जिसके शांत हो जाने के बाद हम देख सकते हैं कि आग्रे उस एजेंट के लिए जब डेथ स्टोन लिख रहा होता है तो उस एजेंट की दी हुई पेन चलती नहीं, जिस कारण उन लोगों का दिमाग चलता है और उस पेन को ओपन करने के बाद उसमें से एक नंबर निकलता है। जिसके बाद हम हॉपर को देख सकते हैं, जिसे रशियंस ने वापस जेल में लाकर डाल दिया है, वो भी एंजो के साथ, जिससे वो थोड़े टाइम तक लड़ता है, फिर हार मानकर उसी जगह पर बैठ जाता है और उसे यही बताता है कि मैं पहले से कर्स्टेड हूँ, यानी कि उसकी लाइफ में उसने कभी अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाया क्योंकि उसे बच्चे नहीं हो सकते थे, और जब उन्हें एक बच्ची हुई तो वो एक ट्रेजिक मौत मर गई, जिस कारण उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया और वो ऐसे ही अकेला रह रहा था। लेकिन जब 11 और जॉयसी उसकी लाइफ में आए तो उसकी लाइफ बदल गई और उसकी ये बातें सुन एंजो उसे दिलासा देता है और यही कहता है कि हम लोग इस सिचुएशन से जल्द निकल जाएंगे। साथ ही हम देख सकते हैं कि मरी और जॉयसी को उसी शख्स ने पकड़ लिया है और वो उन लोगों को कहीं ले जा रहा है। जिसके बाद हम मार्टिन के कुछ आदमियों को एडी के घर पर देखते हैं, जहाँ वो लोग वही दरार जैसी चीजों को ढूंढ रहे हैं और जब उन्हें मिल जाती है तो वो लोग एडी के अंकल को वहाँ से दूसरे घर में शिफ्ट करने के लिए कहते हैं। और जब क्रिसी का फ्यूनरल चल रहा होता है तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि क्रिसी के बॉयफ्रेंड के एक साथी को वही ग्रैंडफादर क्लॉक दिखती है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि क्रिसी का बॉयफ्रेंड उस फ्यूनरल के बाद और भावुक हो जाता है और अपने टीम मेंबर्स को जल्द से जल्द एडी को ढूंढने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि एक शख्स उन लोगों को वही उसके ड्रग डीलर की लोकेशन बताता है, जहाँ पर सच में एडी खुद को छुपा कर बैठा है। जिसके बाद हम सभी लोगों को देख सकते हैं जो वेक्टर के घर पर आ चुके हैं, जहाँ उन लोगों को वही क्लॉक नजर आती है, जिसे देख वो लोग यही सोच में डूबे हैं कि वो विजर्ड यानी कि वही वेंका उस क्लॉक को लेकर इतना ऑब्सेस क्यों है। और फिर हमें मरी और जॉयसी की सिचुएशन दिखाई जाती है, जहाँ पर वो दोनों मिलके उस शख्स को बड़े ही आसानी से नॉकआउट कर उस प्लेन को बड़ी ही बुरी हालत में एक जगह पर लैंड करते हैं। और फिर फाइनली हम 11 को देखते हैं, जो अपने बचपन के वही मोमेंट में है, जहाँ पर जिस मोमेंट में सभी लोगों की मौत हो गई थी और वो उस सिचुएशन से काफी बार निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि उसके पापा यानी कि मार्टिन उसे यही सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें फोकस करना है और ध्यान से सुनकर चीजें याद करनी है। जिसके बाद हम एक शख्स को उसकी तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं और जब 11 उसे सही जवाब देती है तो उसी दौरान हम उसके पापा को आता देखते हैं, जो वहाँ पर मौजूदा सभी बच्चों को टेस्ट के लिए ले जाते हैं। और फिर से है माइक, विल, जोनाथन और आग्रे की तरफ, जो सभी लोग एक फोन बूथ के पास पहुँचे हैं और जब वो लोग उस नंबर पे कॉल करते हैं तो उन लोगों को ये पता चलता है कि वो कांटेक्ट एक कंप्यूटर से हो रहा है, जिसे हैक करने के लिए उन्हें एक हैकर की जरूरत है और वो लोग उनकी टीम में सिर्फ एक ही हैकर को जानते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि सूजी है। जिसके बाद हम फिर से 11 को देख सकते हैं, जो ट्रेनिंग रूम में बैठकर जब ट्रेनिंग कर रही होती है तो वहाँ पर मौजूदा नंबर 2 के साथ साथ सभी लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन हम देख सकते हैं कि उसके पापा उसे हमेशा एंकरेज ही करते रहते हैं ताकि वो खुद को कमजोर ना समझे। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि क्रिसी के बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों ने एडी को ढूंढ लिया है और उन लोगों से बचकर जब एडी वहाँ से निकल रहा होता है तो उसी दौरान हम क्रिसी के बॉयफ्रेंड के दोस्त को उसी वेकना के स्पेल में देख सकते हैं। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि विक्टर के घर की तरफ सभी लोगों को लाइट के जरिए एक एटिक मिला है और हम ये भी देख सकते हैं कि वो लोग जिस एटिक में खड़े हैं उसके डाउन साइड हम यानी कि अपसाइड डाउन की दुनिया में हम वेकना को देख सकते हैं, जो उसी जगह पर खड़े रहकर क्रिस्टी के बॉयफ्रेंड के दोस्त को मार देता है। और उस चीज के कारण हम देख सकते हैं कि सभी लोगों के हाथ में वो फ्लैशलाइट टूट जाती है और उसकी वो मौत देख एडी के साथ साथ क्रिस का बॉयफ्रेंड काफी शॉक में है। जिसके बाद हम 11 को देख सकते हैं, जो जब उस रूम से बाहर निकलती है तो उसे हर जगह खून नजर आते हैं, जिस चीज से वो काफी हाइपर हो जाती है और हम देख सकते हैं कि वो लोग उसे पानी में से निकाल लेते हैं, यानी कि ये जो सारी चीजें चल रही थी वो सिर्फ
सिर्फ एक 11 का इल्यूजन था, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि उसके पापा ने ही बनाया है। और जब वो लोग 11 को उस चीज से रिवाइव कर देते हैं तो उसके उठने के बाद हम देख सकते हैं कि 11 फिर उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करती है और हम 11 का वही पावर फिर से उसको इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। लेकिन जब वो वापस अपने पापा पे इस्तेमाल करने के लिए जाती है तो वो काम नहीं करती, जिसके बाद उसके पापा उससे यही कहते हैं कि ये सब इतना आसान नहीं है। और उनकी ये बात सुन 11 वापस अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए अपने पापा के साथ चली जाती है। 6th एपिसोड की शुरुआत हमें जेसन की यानी कि क्रिस के बॉयफ्रेंड की दोस्त की मौत से दिखाई जाती है, जिस बारे में पुलिस को भी पता चल चुका है। और साथ ही जब क्रिस का बॉयफ्रेंड पुलिस वालों को यही सच बताता है कि उसे किसी ने नहीं बल्कि वो हवा में उड़कर खुद ही मर गया, जिसकी उस बातों पर कोई भी बिलीव नहीं करता। और साथ ही हम उसी लेक के अंदर एक अजीब सी चीज भी देख सकते हैं जो कुछ मछलियों को अपनी तरफ खींच रहा होता है। और फिर हम कॉलिन एंड सुलिवन को देख सकते हैं जो मार्टिन की उसी शख्स को पकड़ अपने साथ रखा है और 11 के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन वो उन लोगों को बार बार यही कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, जिसकी बातों पर वो लोग भरोसा नहीं करते और उसे टॉर्चर ही करते रहते हैं। जिसके बाद हमें 11 दिखाई जाती है जिसे उसके पापा यही बता रहे हैं कि जिस तरह इंसान को स्ट्रोक आता है ठीक उसी तरह तुम्हारी पावर भी प्रोसेस नहीं कर पा रही, जिसके लिए तुम्हें अपनी पास्ट मेमोरी में झांकना होगा और मे बी उसी कारण से तुम अपनी पावर को वापस पा सकती हो। जिसके लिए 11 रेडी होकर फिर से उस एक्सपेरिमेंट के लिए चली जाती है। साथ ही वो उसे ये भी बताते हैं कि उन मेमोरीज में आपकी कुछ डार्क मेमोरीज भी है, जिन मेमोरीज को हमें स्लोली प्रोसेस करना होगा, वरना तुम हमेशा के लिए उसी मेमोरी में रह जाओगी। और फिर ये सीन शिफ्ट होता है एडी की तरफ, जो एक कंस्ट्रक्शन साइट से वॉकी टॉकी चुरा कर निकल जाता है। साथ ही सभी लोग जब एडी की उसी लोकेशन पर पहुँचते हैं तो उन लोगों को वहाँ पर एडी नहीं बल्कि पुलिस वाले मिलते हैं, जो पब्लिकली एडी का नाम न्यूज में बता देते हैं, जिस कारण अब एडी खतरे में है। और साथ ही उन लोगों को ये भी पता चलता है कि वहाँ पर एक और मौत हो गई है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि एडी डस्टी को कांटेक्ट करता है, जिससे उन लोगों को ये पता चलता है कि वो स्कल रॉक के पास है और वो लोग उसी जगह के लिए निकल जाते हैं। साथ ही हम जोनाथन और बाकी सभी को देखते हैं जो लोग सूजी के घर पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर जाने के बाद उन लोगों को ये पता चलता है कि कुछ दिनों पहले सूजी के डैड ने उससे उसका पीसी छीन लिया है और वो उस पीसी को अपने काम के लिए अब यूज कर रहे हैं। जिसके बाद हमें जॉयसी और मरी की सिचुएशन दिखाई जाती है, जहाँ पर उन लोगों ने उस शख्स को बांध रखा है और उसे वही छोड़ने की धमकी देते हैं ताकि वो उन लोगों को उस प्रिजन का रास्ता बता सके। जिस बात को सुन पहले तो वो उन लोगों को उसकी स्टोरेज लोकेशन पर जाने के लिए कहता है, जहाँ पर उन लोगों को कुछ वेपन्स मिल जाएंगे। और उसकी ये बात सुन वो लोग उसे उसके स्टोरेज रूम की तरफ ले जाते हैं, जहाँ उन लोगों को वेपन्स भी मिलते हैं। और साथ ही उसी सीक्रेट प्रिजन का रास्ता भी वो उन लोगों को बता देता है। जिसके बाद वो उसे ये बताते हैं कि अब से मरी तुम्हारा नाम है और जो ओरिजिनल मरी है वो रशियन है। जिस बात को सुन वो काफी डर जाता है, लेकिन इसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है हॉपर की तरफ, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉपर और एंजो के साथ काफी लोगों को काफी अच्छा पकवान खिलाने के लिए ले जाते हैं। जहाँ जाने के बाद उसमें से एक शख्स उन लोगों को ये बताता है कि ऐसे ही मैंने कुछ शख्स को देखा था जो खाना खाने के बाद काफी खुश थे, लेकिन उन लोगों को एक अजीब से क्रिएचर के सामने डाल दिया गया, जिस कारण से उन सभी की मौत हो गई और हमें भी उन सारी चीजों के लिए रेडी किया जा रहा है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि हॉपर उन सभी को ये बताता है कि मैं उस क्रिएचर से पहले लड़ चुका हूँ और वो सभी हमें उसके सामने कोई खाना नहीं बल्कि एक टॉय जैसा ले जा रहे हैं, ताकि वो क्रिएचर अपनी उम्मीद ना छोड़े और खाना खाता रहे, ताकि वो लोग उस पर एक्सपेरिमेंट भी करते रहे। जिसकी वो बात सुन सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैरान हो जाते हैं। और फिर हम 11 को देख सकते हैं, जिससे वही शख्स आकर ये बात करता है कि उसने ये क्यूरियोसिटी पहले नंबर 1 के अंदर देखी थी। जिसकी वो बात सुन 11 उसे यही कहती है कि पापा ने उसे यही बताया है कि नंबर 1 सरवाइव नहीं कर पाया। जिसका जवाब देते हुए वो शख्स उसे यही कहता है कि पापा हर चीज सच नहीं बताते। साथ ही हम देख सकते हैं कि वो उसे ये भी बताता है कि नंबर 1 ने अपनी पावर अपनी पास्ट मेमोरी से यूज करना सीखी थी, यानी कि दबी हुई एंगर या फिर सैडनेस के जरिए उसने अपनी पावर
को पावरफुल बनाया। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि पापा सभी लोगों को आकर फिर से किसी एक्सपेरिमेंट के लिए साथ ले जाते हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि डस्टिन और बाकी सभी लोग एडी के पास पहुंच चुके हैं और उन लोगों को ये पता चलता है कि पैट्रिक की मौत उसी समय हुई थी जिस समय उन सभी की वो टॉर्च लाइट टूट गई थी। और उसी दौरान हम ये भी देख सकते हैं कि मैक्स और लूकस फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। फिर हमें वही पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जो हॉकिंस के सभी लोगों को यही बताते हैं कि एडी ही वो किलर है जिसकी उन लोगों को तलाश है। लेकिन हम देख सकते हैं कि उनका बेटा जेसन यानी कि क्रिसी का बॉयफ्रेंड वहाँ पर पहुँच के उन सभी को यही कहता है कि एडी एक कल्ट चलाता है और उसने इन सारे लोगों को किसी रिचुअल के चलते मारा है और उनके ग्रुप का नाम हेल फायर है। और हम देख सकते हैं कि उसकी ये बातों पर सभी शहर वाले भरोसा भी कर लेते हैं और उन सभी लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि डस्टिन को ये पता चला है कि उस जगह पर वो कंपास काम नहीं कर रहा, यानी कि वो किसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड से खींचा चला जा रहा है। जिस बात को वो लोग ध्यान में रखते हैं और उन लोगों को यही याद आता है कि उन्हें ऐसे ही पहला डोर यानी कि अपसाइड डाउन का डोर मिला था। और फिर से उन लोगों का यही प्लान है कि वो लोग उस डोर को ढूंढ जाके वैकना को मार देंगे ताकि उन सभी को इन चीजों से छुटकारा मिल जाए। जिसकी वो बात सुन सभी लोग उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं और उसी डोर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और फिर से ये सीन शिफ्ट होता है सीधा 11 की तरफ, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि फादर उन लोगों को बगैर दिखे चीजों को या फिर उन्हें एक दूसरे से कम्पीट करवा रहे होते हैं। जिस दौरान हम देख सकते हैं कि 11 नंबर 2 को डिफीट कर देती है। और साथ ही पापा ये भी नोटिस कर सकते हैं कि 11 ने वो अपने पावर की मदद से नहीं बल्कि अपनी एंगर और सैडनेस की मदद से किया है और उस कारण वो उसी शख्स को पनिश करते हैं जिसने उसे ये सारी चीजें बताई थी। जिसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि नंबर 2 अपने सारे दोस्तों को ले आकर 11 को काफी मारता है, जिस कारण वो खुद को वापस खून में भरा हुआ देख सकती है। जिसके होश आने के बाद वो अपने पापा से यही कहती है कि मैंने उन सभी को मार दिया। और फिर हम हॉपर को देख सकते हैं जो एंजो के साथ बेफालतू की लड़ाई लेकर कुछ गार्ड से उसके लाइटर और ड्रिंक्स को चुरा लेता है। जिसके बाद वो एंजो को यही बताता है कि उस डेमिगॉर्गन को हम एक ही चीज से हरा सकते हैं जो कि फायर है और इसी कारण से मैंने वो फाइट मोड़ ली। जिसके बाद हमें सूजी दिखाई जाती है जिसने ये प्लान किया है कि वो अपने भाइयों और बहनों की मदद से अपने डैड के काम को इंटरप्ट करेगी और साथ ही लाइट ऑफ भी कर देगी, जिस कारण उसके डैड रूम से बाहर आएंगे तो वो लोग उस रूम में जाकर उस लोकेशन को ढूंढ लेंगे। जिसके बाद हम उन लोगों को ऐसा करता हुआ भी देखते हैं जिससे उन्हें वो एड्रेस मिल जाता है। जिसके बाद वो लोग जब वहाँ से बाहर आते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि आग्रे और ईडन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है जो कि सूजी की बड़ी बहन है। और फिर से आए डस्टिन लोगों की सिचुएशन पर, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन लोगों को लव पॉन्ड के अंदर एक सिग्नल मिला है जिस कारण वो लोग डस्टिन, लूकस और मैक्स को वहीं पर छोड़ के पानी की तरफ निकल जाते हैं। जिसके बाद जब स्टीव पानी के अंदर कूदता है तो उसे एक काफी बड़ा होल यानी कि वो अपसाइड डाउन का दरवाजा मिल जाता है, जिसके बारे में वो जब सभी लोगों को आकर बताता है तो हम देख सकते हैं कि फिर से उसे कोई उसी अपसाइड डाउन की दुनिया में खींच कर ले जाता है। और बात करें डस्टिन, मैक्स और लूकस की, तो उन्हें वहाँ पर पहुंचकर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। और साथ ही हम स्टीव को देख सकते हैं जो जैसे ही उस अपसाइड डाउन की दुनिया में पहुंचता है तो उसे वहाँ पर मौजूदा क्रिएचर काफी परेशान करने लगते हैं और उसे मारने भी लगते हैं। 7th एपिसोड की शुरुआत हमें स्टीव से दिखाई जाती है जिसे अपसाइड डाउन की दुनिया में बैट जैसे क्रिएचर ऑलमोस्ट मार रहे होते हैं, जिसे उस सिचुएशन से बचाने के लिए हम देखते हैं कि रॉबिन, एडी और नैन्सी पहुंचते हैं। जहां पर पहुंचने के बाद वो सभी ये नोटिस करते हैं कि वो क्रिएचर ने ऑलमोस्ट स्टीव को काफी घायल कर दिया है। जिसके बाद उनके सामने वैसे ही और क्रिएचर आना शुरू होते हैं, जिस कारण नैन्सी उन सभी को लेकर जंगलों की तरफ चली जाती है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि कॉलिन एंड सुलिवन ने जिस शख्स को पकड़ा था वो उसे 11 की लोकेशन बता देता है, लेकिन साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि प्लीज उस लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाना। और साथ ही हम देख सकते हैं कि डॉक्टर सैम मार्टिन से काफी नाराज है क्योंकि उनका मानना अब यही है कि 11 उन सारी चीजों से फाइट नहीं कर सकती क्योंकि वो खुद ही डरी हुई है। जिसके बाद मार्टिन वहाँ से निकल अपनी बेटी को यही समझाते हैं कि तुम धीरे धीरे सारी चीजों से पीछे आती जा रही हो और उस चीज में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मेरे साथ की जरूरत पड़ेगी, लेकिन साथ ही तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि 11 अपने पापा पे ट्रस्ट कर उनके साथ फिर से उसी एक्सपेरिमेंट के लिए चली जाती है। फिर आए मैक्स, डस्टिन और लूकस की तरफ, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनके घर वालों के साथ
साथ पुलिस वाले भी उन लोगों से सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो लोग उन लोगों को गोल गोल ही घुमा रहे हैं, जिस कारण वो पुलिस वाला मैक्स को अपने साथ ले जाता है ताकि वो उससे सवाल कर सके। जिसके बाद फिर से अपसाइड डाउन की दुनिया में आए तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि नैन्सी उन सभी को ये कहती है कि मेरे घर जाकर हम लोग मेरी छुपाई हुई गन्स को लेकर उस वेकना को खत्म कर देंगे। और साथ ही हम देख सकते हैं कि एडी स्टीव को यही बताता है कि डस्टिन और बाकी सभी उसकी काफी तारीफ करते हैं। साथ ही जब तुम पानी में गिरे तो नैन्सी ने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा और वो तुम्हारे पीछे आ पड़ी, जिस कारण मुझे भी उन लोगों के साथ आना पड़ा और मैं तुम्हारे इतना ब्रेव नहीं हूँ, तो मुझे तुमसे थोड़ी बहुत जलन है। साथ ही उसी दौरान हम देखते हैं कि वो लोग नैन्सी के घर पहुँच चुके हैं और फिर से आए 11 की वही इल्यूजन में। तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसके पापा को ये पता चला है कि 11 को काफी मारा गया है, जिस कारण वो नंबर 2 को सजा देते हैं। और साथ ही उसके साथियों को हम देख सकते हैं जिन लोगों के इरादे 11 के लिए अब ठीक नहीं हैं। जिसके बाद हम डस्टिन, एरिका और लूकस को बातचीत करते हुए देखते हैं, जहाँ पर लूकस एरिका को सारी बातें बता देता है। साथ ही उन लोगों को ऐसा लगता है कि नैन्सी और वो सभी उन लोगों के बगैर उस गेट के अंदर नहीं गए होंगे। लेकिन वहाँ पर एरिका ये क्वेश्चन रेज करती है कि उस अपसाइड डाउन की दुनिया का दरवाजा किसने खोला, जिस बात को सुन डस्टिन का दिमाग चलता है और वो उन दोनों को यही एक्सप्लेन करता है कि पहले जो 2 दरवाजे खुले थे वो अपने आप नहीं खुले थे, यानी कि इस बार का जो दरवाजा है वो भी ऐसे ही नहीं खुला होगा। साथ ही उन लोगों को ये नहीं पता कि वो वेकना सभी लोगों को क्यों मार रहा है, और साथ ही अगर वो उन लोगों को मार भी रहा है तो मे बी वो उन लोगों से कनेक्ट होकर एक पोर्टल ओपन करता है, जिस कारण वो दुनिया पर अपना राज बना सके। यानी इसके पहले जितने भी क्रिएचर से उन लोगों ने फाइट किया है, वेंका उन सब का बाप है। जिसके बाद हम उन लोगों के दरवाजे पर लाइट को ट्रिप होता हुआ देख सकते हैं, यानी कि अपसाइड डाउन की दुनिया में नैन्सी और बाकी सभी उस घर में आ चुके हैं। और साथ ही नैन्सी जब जाकर अपनी गन्स ढूंढती है तो उसे गन्स नहीं मिलती, बल्कि उसके कुछ पुराने लेटर्स के साथ साथ उसके पुराने कपड़े और शूज मिलते हैं। जिसके बाद जब वो अपने बेडरूम की तरफ जाती है तो वहाँ पर उसे उसकी बुक से ये पता चलता है कि अपसाइड डाउन की दुनिया नवंबर 6, 1983 में ही रुकी हुई है, यानी कि जिस दिन विल गायब हुआ था। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि स्टीव को डस्टिन की आवाजें आ रही हैं, जिसे कांटेक्ट करने के लिए हम देख सकते हैं कि नैन्सी लाइट की मदद लेती है, जिस पर एरिका की नजर जाती है और उन लोगों को ये पता चलता है कि वो डेफिनेटली नैन्सी और बाकी सब लोग हैं। जिसके बाद हमें मरी और जॉयसी दिखाए जाते हैं जो उस रशियन प्रिजन में पहुंच चुके हैं, जहां पर जाने के बाद उन लोगों को ये पता चलता है कि हॉपर और बाकी सभी लोगों को किसी चीज के लिए रेडी किया जा रहा है। और साथ ही हम 11 को देख सकते हैं, जिससे वहाँ पर बात करने के लिए वही शख्स आता है और उसे यही बताता है कि नंबर 2 के ठीक होते ही वहाँ पर मौजूदा जितने भी बच्चे हैं वो सब मिलकर तुम्हें मार देगी, जिसमें उन लोगों की मदद और कोई नहीं बल्कि पापा ही कर रहे हैं, यानी कि मार्टिन कर रहा है। जिसकी बातों पर भरोसा कर 11 उससे हेल्प मांगती है, जिसके बदले वो उसे एक कार्ड देता है, यही कहते हुए कि तुम यहाँ पर बिलोंग नहीं करती। जिसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि डस्टिन नैन्सी और बाकी सभी से कांटेक्ट करने का जरिया ढूंढ लेता है, जिस कांटेक्ट के जरिए उन्हें ये पता चलता है कि वेकना जहाँ पर भी लोगों को मार रहा है वहाँ एक दरवाजा ओपन हो रहा है, यानी कि अब वो लोग यहाँ से निकल सीधा एडी के ट्रेलर की तरफ जाते हैं। यानी कि नैन्सी अपनी टीम को लेकर निकलती है और डस्टिन अपनी टीम को। और उसी बीच हमें 11 को भी दिखाया जाता है जो उस रेनबो रूम से निकलने के लिए बीमारी का नाटक करती है, और उस गार्ड से बचते हुए वो सीधा उसी शख्स के पास पहुंच जाती है, जहां पर जाने के बाद वो शख्स उसे एक टनल बताता है जिसके जरिए वो इस प्रिजन से बाहर निकल सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि 11 उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, तो वो उसे यही बताता है कि तुम्हारे डैड ने हमारी गर्दन में किसी तरह के डिवाइस को डाला है, और अगर वो इस जगह को छोड़ के जाने की कोशिश करे तो वो लोग उसे ट्रैक के साथ साथ वीक भी कर सकते हैं। और फिर से बात करें हॉपर की तो हम देख सकते हैं कि वो रशियंस हॉपर और बाकी सभी लोगों पर उस डेमिगॉर्गन को छोड़ देते हैं, जिस सिचुएशन से हम देख सकते हैं कि हॉपर बड़े ही मेहनत से बचता है और उन लोगों को उस सिचुएशन से निकालने में और कोई नहीं बल्कि मरी जॉयसी मदद करते हैं। जिसके बाद हम ये देख सकते हैं कि 11 उस शख्स की मदद करती है, वो भी उसके गर्दन से वो डिवाइस निकाल के। जिसके बाद उन्हें ऐसा करता हुआ कुछ गार्ड्स पकड़ लेते हैं, जिससे बचते हुए वो लोग वापस फैसिलिटी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद हम देख सकते हैं कि 11 उन गार्ड्स को नहीं मारती बल्कि हम उस शख्स को उन गार्ड्स को मारता हुआ देखते हैं, जिसके पास भी 11 जैसी ही पावर
पावर है। और वो चीज देख 11 काफी हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो शख्स उसे ये बताता है कि वो ही नंबर 1 है। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि नैन्सी और बाकी सभी एडी के ट्रेलर के पास पहुंच चुके हैं। और जब वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तो उसी दौरान हम नैन्सी को वेक्ना के पास देखते हैं, जो उसे यही सच्चाई बता रहा होता है, जो सच्चाई हम देख सकते हैं कि 11 को भी पता चलती है। यानी कि उस रूम से निकल के जब नंबर 1 11 को वही रुकने के लिए कहता है तो 11 उसका पीछा कर उसी रेनबो रूम की तरफ पहुंचती है, जहां पर जाने के बाद वो ये देखती है कि बाकी उसके भाई बहनों को और किसी ने नहीं बल्कि नंबर 1 ने मारा था। जिसके बाद उसने 11 को ये कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि नैन्सी और 11 को सेम स्टोरी पता चलती है, यानी कि हमें विक्टर का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें विक्टर के बेटे से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि नंबर 1 है। साथ ही उसे भी ज्यादा लोग पसंद नहीं करते थे, जिस कारण जब वो लोग एक नए घर में शिफ्ट हुए तो वहाँ पर उसे कुछ स्पाइडर्स मिले जो उसे काफी पसंद आए, क्योंकि वो स्पाइडर्स भी उसी की तरह थे, यानी कि तन्हा। साथ ही वो ये भी बताता है कि स्पाइडर्स काफी खतरनाक क्रिएचर है, क्योंकि वो बेबस को पकड़ उनका ही शिकार करते हैं, जैसा हमने वेक्ना को करता हुआ देखा है। और साथ ही वो ये भी बताता है कि स्पाइडर्स इकोसिस्टम में बैलेंस लाते हैं, जबकि इंसानों को हम देख सकते हैं जो दुनिया में अपनी आबादी बढ़ाते जा रहे हैं, और साथ ही उनके कारण नेचर को काफी नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि वो लोग अपने कंफर्ट के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि वेंका को क्लॉक से इतना ऑब्सेशन इसी कारण है क्योंकि उसे डेली एक ही जैसा काम करना पसंद नहीं, यानी कि सुबह उठना, खाना, काम करना और सोना, यही इंसानों का काम रह गया है, जिस कारण से उसे ऐसा लगता है कि इंसान धरती पर अपना सिर्फ एक वक्त काट रहे हैं, जिसके बाद वो लोग रीबॉर्न करते हैं और मर जाते हैं। यानी कि हर इंसान एक ही चीज का इंतजार कर रहा है, जो है मौत। और ऐसा जीना नंबर 1 को पसंद नहीं आया, जिस दौरान उसने ये डिस्कवर किया कि उसके पास पावर है, और उसने अपनी पावर और किसी पर नहीं बल्कि उन्हीं बेचारे जानवरों पर आजमाई, जिन जानवरों की लाश विक्टर को उनके घरों के आसपास मिली थी। और उन पर अपनी पावर यूज करने के बाद नंबर 1 खुद को स्ट्रॉन्ग महसूस कर सकता था। और साथ ही वो ये भी बताता है कि उसके पेरेंट्स अच्छे इंसान नहीं थे, क्योंकि वो लोगों के सामने एक नॉर्मल इंसान जैसा रहते थे, बल्कि उन लोगों ने काफी टेरिफाइड चीजें की थी, जिस कारण उसने उन लोगों को आईना दिखाया, लेकिन उसकी मॉम को इन सारी बातों के बारे में पता चल गया था, जिस कारण वो उसे पसंद नहीं करती थी और वो उसे एक डॉक्टर को दिखाने वाली थी। और उसी चीजों से चिढ़कर उसने सबसे पहले अपनी मॉम को मारा, जिसके बाद उसे ऐसा फील होने लगा कि वो सभी लोग उसी के साथ हैं। और साथ ही उन्हें मारने के बाद वो ताकतवर होता गया, लेकिन बचपने के कारण उसे ये नहीं पता चला कि उसने अपनी पावर ज्यादा यूज कर ली है, जिससे लगभग उसकी जान ही जाने वाली थी। और जब वो बेहोश हो गया तो पुलिस वालों ने इन सारी चीजों का इल्जाम एज यूजुअल उसके डैड पर लगा दिया, जैसा उसने सोचा था। लेकिन जब उसकी आँख खुली तो उसने खुद को और कहीं नहीं बल्कि मार्टिन ब्रेनर के पास पाया, जिनसे बचकर वो निकलने की काफी बार कोशिश करता रहा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिस कारण से उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो उस पर टेस्ट करेगी और उस जैसे और भी बनाएगी, यानी कि 11 को नंबर 1 के खून के जरिए ही बनाया गया है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि वो उसे ये भी बताता है कि ये सभी भाई बहन मरे नहीं बल्कि मेरे साथ ही हैं, और तुम्हें भी मेरा साथ देना चाहिए ताकि हम लोग मिलकर ये दुनिया को बदल सके। जिस बात को सुन हम देख सकते हैं कि 11 उसका साथ देने से मना कर देती है और उसे अपनी पावर की मदद से काफी दूर कर देती है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि नंबर 1 जब 11 को ऑलमोस्ट मारने ही वाला था तो उस छोटी बच्ची ने, यानी कि 11 जब छोटी थी तब ये सारी चीजें हुई थी, जिस कारण उसने काफी एंगर और कुछ सैडनेस को जमा कर नंबर 1 को खत्म किया। लेकिन वो खत्म नहीं बल्कि 11 ने एक दूसरी दुनिया बना दी और उसे उस दुनिया में ढकेल दिया, यानी कि अपसाइड डाउन की दुनिया और किसी ने नहीं बल्कि 11 ने ही बनाया है। और साथ ही तब से ही नंबर 1 उस दुनिया में ऐसे ही सड़ रहा है। जिसके बाद यहाँ पर स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय
कीजिए। टिल देन बाय।